गुड आफ्टरनून। आज हम 29th क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। 28 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं फ्रॉम द असाइनमेंट क्लास वर्क ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। यहाँ पे 29, 30, 31 लिखे हैं। पहला क्वेश्चन 29 बहुत ही सिंपल है। इफ़ द प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ देन व्हाट एल्स इज सेम फॉर देम। अगर दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो फिर दोनों का और क्या सेम हो सकता है। तो उसमें हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर फोटोन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ये दोनों सेम है, सो एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन पी अल्फा। क्या सेम होगा? मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी दो पार्टिकल्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ तभी सेम रह सकती है जब दोनों का मोमेंटम सेम रहे, वो कोई भी दो पार्टिकल्स रहे, प्रोवाइडेड इफ देयर वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज सेम, देन उनका जो मोमेंटम है वो भी सेम रहेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। ऑप्शन है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 2000 मीटर पर सेकंड इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय एम इज़ 1 एंड वेलोसिटी इज़ 2 इंटू 10⁻3। कैलकुलेशंस बड़े ही आसान है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आ जाएगा ये 3.315 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -37 मीटर। कोई ऑप्शन है ऐसा? अरे एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो अगर ये एंगस्ट्रॉम में दिया है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। 3.315 इंटू 10⁻37 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है वो है 3.315 इंटू 10⁻27 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन देख लिया है हमने और ये है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 10⁻10 मीटर इज। उसकी वेवलेंथ दी है तो स्पीड पूछा है, तो हमें पता है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन पी। इलेक्ट्रॉन के लिए एच अपॉन एम वी। सो 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी निकालनी है हमें और वेवलेंथ दी है, वो दी है 10⁻10। तो हम वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻10। ये ऐसे कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको चाहिए तो इन प्लेस ऑफ 9.1 यू कैन टेक 9 सो दैट आपके कैलकुलेशंस इजी हो जाए। और ये आपको करना ही पड़ेगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, CET एग्ज़ाम या कोई भी अन्य एग्ज़ाम, तो उसमें आपको टाइम बहुत कम रहेगा। तो 9.1 से डिवाइड करोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। सो बेटर यू अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड बाय 9। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आ रहा है, हम देखते हैं 9 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है हमें। सो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, 663 डिवाइडेड बाय 9। तो ये मुझे मिलता है, ये 66, 63, 33 आ रहा है, 93, ये 73 के आसपास आ रहा है। और जो मेरा आंसर आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेशन से हमारा हो गया। जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 0.72 आएगा इंटू ये -44 और ये 41 हो जाएगा 10⁻31 और ये 10⁻10, यानी ये हो जाएगा 10⁻41, ऊपर है -34, तो ये हो जाएगा 10⁻7। सो ये आ जाएगा आपका आंसर 7.2 इंटू 10⁻6।
तो हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे 73 मिलेगा, जहाँ पे मुझे 72 मिल रहा है। सो इट्स ओके, आप ये कर सकते हो यूजिंग 9। और जो आंसर आ रहा है वो है 7.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो क्वांटिटीज़ हमने पुट की हैं सब ऐसा यूनिट में ही है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 7.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। कोई ऑप्शन है यहाँ पे? यस, ये है ऑप्शन ए आ रहा है इनका। तो ऑप्शन है ए। 7.25 किया है क्योंकि मैंने डिवीजन पूरी नहीं की है। सो आंसर इज ए फॉर क्वेश्चन नंबर 31। दैट्स इट। बट मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप ये अप्रॉक्सीमेशन से ही करो, ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। हाँ, अगर बोर्ड एग्ज़ाम है तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको लॉग टेबल यूज़ करना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता इन केस ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम। आई होप आपको बोर्ड लॉग कैलकुलेशंस आते हैं, नहीं आते हैं तो प्रैक्टिस करो। अभी हम नज़दीक जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, समय थोड़ा कम है, अभी बहुत जल्द बोर्ड एग्ज़ाम भी आ जाएगी आपकी। सो डू इट फास्ट, प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। हाँ जी, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल देन रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज विल बी। तो देखते हैं क्या मिलता है। प्रोटॉन, सो लैम्डा पी बी द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड लैम्डा अल्फा बी द वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये दोनों सेम हैं, तो उनकी वेलोसिटीज़ का रेशियो पूछा है। सो हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू एच अपॉन एम पी वी पी, एच अपॉन एम अल्फा वी अल्फा। एम वी गिव्स मोमेंटम, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। एच एच कैंसिल होता है और इससे हमें ये पता चलता है कि एम पी वी पी इज इक्वल टू एम अल्फा वी अल्फा। देयरफॉर अब पूछा क्या उन्होंने, पहले कौन है प्रोटॉन, बाद में कौन है अल्फा, तो वी पी बाय वी अल्फा, ऐसा रेशियो ले लेते हैं। सो वी पी बाय वी अल्फा इज एम अल्फा अपॉन एम पी। तो हमें पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में होता क्या है, अल्फा पार्टिकल यानी क्या, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम का न्यूक्लियस यानी उसमें से हीलियम एटम से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा देते हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हटाने के बाद हीलियम में बचते हैं 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अगर हम मास सेम पकड़े, लगभग होता ही है, तो हमें ये दिखता है वहाँ पे कि वहाँ पे लगभग 4 प्रोटॉन्स है, यानी मास जो है दैट इज़ इक्वल टू अराउंड 4 प्रोटॉन्स। सो दैट्स व्हाई आई कैन राइट हियर इट इज़ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, this is mass of proton and this gives, because mass of alpha particle is 4 times mass of proton। ये याद रखना। तो इसके कारण आपको जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4:1। 4:1 यानी आपका ऑप्शन कौन सा है, ए। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। An electron having kinetic energy 50 electron volt, then its de Broglie wavelength is। सबसे पहले एनर्जी को जो है ना वो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो एनर्जी इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁹। अब व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो हमें पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस एम ई, वेर एम इज मास ऑफ दैट पार्टिकल, ई इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। सो एच आपका जो है वो है 6.63 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड -34 डिवाइडेड बाय ट्वाइस, कौन है ये पार्टिकल, कौन है इलेक्ट्रॉन है। सो इट इज़ 9 इंटू 10⁻31 इंटू आपकी जो एनर्जी है 2 एम, एनर्जी है 80 इंटू 10⁻⁷
19। तो आपका जो आंसर यहाँ पे है ये मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय, देखिए यार ये हो जाएगा 720 इंटू 2 कितना आएगा 72 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 14, हाँ बराबर है। ये 80, ये 9 और 2 और कोई बचा है क्या 50 ये 80, ठीक है ओके। तो इसका जो आंसर है ना मुझे कंफर्म करने दो, आंसर थोड़ा कैलकुलेशंस थोड़े बड़े हैं यार। देखो ये ऐसा आ रहा है, अब क्या लगेगा हमें कि 144 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 12, तो यहाँ पे 144 कर लेते, लेकिन उसके चक्कर में आपकी 10 की पावर जो है वो ऑड हो जाएगी और इसीलिए ये कैलकुलेशंस आपके टफ़ हो जाएंगे। सो टफ़ है ही ऑलरेडी, तो और ज़्यादा टफ़ मत करो, आपको सिंपली 1440 का स्क्वायर रूट ढूंढना है विच इज़ वेरी क्लोज टू 3738। ये क्योंकि 1600 जो है दैट इज़ अ स्क्वायर ऑफ 40, सो ये 1440 जो है विच इज़ क्लोज टू 1600, सो ये नंबर भी उसके स्क्वायर रूट भी उसके नज़दीक ही रहेगा। तो लेटेस्ट टेक 38, तो अगर आप 38 लेते हो और फिर उसके बाद अगर ये डिवीज़न कर पाओगे तो आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है कुछ तो आ रहा है 1.7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर यानी 1.7 एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं एंगस्ट्रॉम में दिया है या मीटर में दिया है आंसर। एंगस्ट्रॉम में दिया है आंसर, आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है ए आंसर आ रहा है आपका। हाँ जी, तो ऑप्शन ए आ रहा है। बात ऐसी है कि ये कर पाना थोड़ा सा आपके लिए अगर टफ़ होता है एग्ज़ाम में तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में जाओ, और अप्रोक्सीमेशन में आपको पता चल कि ये 37-38 के आसपास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और फिर आप ये कैलकुलेशंस कर पाओगे। अदरवाइज़ स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। और जैसे मैंने कहा था कि ये सीईटी में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, हालांकि ये बहुत ही टफ नहीं है कैलकुलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट स्क्वायर रूट प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा बाद में करो या अगर समय है तो फटाफट करो। फास्ट हो आप तो आप इसे फटाफट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 33। चलो नेक्स्ट इज 34, 35। सो क्वेश्चन नंबर 34 वेरी इजी क्वेश्चन, क्या है वो देखते हैं। व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल, अरे डिक्रीज किसने लिख दिया, ठीक ओके। तो देखो वेवलेंथ जो है दैट कैन बी गिवन बाय एच अपॉन मोमेंटम, एच अपॉन मोमेंटम कैन बी रिटन एज ट्वाइस एम ई। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ आपकी कम होगी, डिक्रीजेस, जो मैंने क्वेश्चन में ही लिख दिया था। तो ऑप्शन देखता हूँ मैं कौन सा यहाँ पे आ रहा है या नहीं है, विल डिक्रीज, आंसर है बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आया था ये सीईटी का ही क्वेश्चन है, पिछले कुछ सालों में पूछा गया था ये। नेक्स्ट, डायविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड, क्या प्रूव किया था इसने, वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। यस, दिस एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ मैटर या फिर पार्टिकल। ये एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, हमें यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम को बम्बार्ड किया था निकेल क्रिस्टल पे। निकेल क्रिस्टल में अंदर जाके वो इलेक्ट्रॉन्स वापस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आए। तो जब वो वापस आए तो बाहर आते वक्त जो एटम्स के बीच में जो स्पेसिंग थी दैट वाज एक्टिंग एज अ स्लिट डिफ्रैक्शन या फिर इंटरफेरेंस। तो जो स्लिट है तो दैट इज़ एक्टिंग एज योर अपर्चर यानी ओपनिंग, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और एक स्केल हमने देखा था, उस स्केल पे हमने डिटेक्टर रखा था इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी का जो वेरिएशन है दैट इज़ सिमिलर टू डिफ्रैक्शन, यानी यहाँ पे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये तभी पॉसिबल है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग एज इफ दे आर हैविंग वेव नेचर। तो ये प्रूव किया था इस एक्सपेरिमेंट ने, डायविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट में, वेव नेचर ऑफ मैटर। ऑप्शन है क्या, किधर है,
वेव नेचर ऑफ मैटर, ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द मोमेंटम इज। अब फोटोन के एनर्जी एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन है ये दिया है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 317 पे, और कुछ ऐसा है वो रिलेशन, P इज इक्वल टू E/c। ये हमने देखा था जब हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करने की कोशिश की थी। तो दो मेथड से मैंने किया था, एक ये आपके टेक्स्ट बुक में जो मेथड है उसमें दिया है, और दूसरी मेथड जो पुरानी टेक्स्ट बुक में है उसमें से भी मैंने ये डेरिवेशन करवाया था। सो P इज इक्वल टू E/c वेयर E इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, P इज द मोमेंटम एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या दिया है? एनर्जी दी है, मोमेंटम पूछा है। सो एनर्जी 10 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸8। कैलकुलेशंस अगर आप करते हो तो 1.6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻12 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये 0.5 कुछ तो ऐसा है, इंटू 10⁻12 kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का यूनिट हमने यहाँ पे बस यूज़ किया है। सो आपका जो आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा, एक मिनट, मेरी 10 की पावर गड़बड़ हो गई क्या? 10 की पावर क्या आ रही है? 36, क्वेश्चन नंबर 36। अरे हाँ, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। ये हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये जो है ये 26 हो जाएगा, -26। और जब ये -26 हो जाएगा, और जिस फॉर्मेट में उन्होंने दिया है 5 पॉइंट समथिंग, यस 5.33, तो ये 5.33 करना है, तो ये हो जाएगा -27 kg मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है ये? आपका ऑप्शन जो यहाँ पे मिल रहा है वो है सी ऑप्शन। जी हाँ, सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। Next 37, the work function of substance is 1.6 electron volt. The longest wavelength that can produce photo emission is photoelectric effect. वापस से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ गए। डाइवर्सन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक ही इक्वेशन है, h/2 √2me या फिर h/p, और एक है वो है आपका ये क्या है 12.2/√v एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ के लिए सारे एक्सप्रेशन में बता रहा हूँ। इसके बाद ये टाइप ही नहीं है, अदर कोई टाइप उसमें है नहीं। तो वापस से हम आ गए हैं अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इसमें दिया है द वर्क फंक्शन ऑफ सब्सटेंस इज 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन प्रोड्यूस फोटो एमिशन इज। तो देखो वर्क फंक्शन फाई क्या रहता है इसके लिए, h/0, यानी वेयर दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर hc/λ0। सो देयरफॉर एंड इट इज गिवन hc/λ0, यानी ये जो वर्क फंक्शन है इसकी वैल्यू दी है, इट इज़ 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको वेवलेंथ ढूंढनी है। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा जूल में। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू hc/1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻19। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि ये 6.63 कैन बी रिटन एज 20/3 अप्रोक्सीमेशन। सो 20/3 इंटू 3 ये हो जाएगा 20। तो अगर मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत, तो देखो क्या मिलता है हमें, ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻19। देखो कुछ हो पा रहा है क्या? कुछ कैलकुलेशन हमने अप्रॉक्सीमेशन बहुत सारा कर लिया है। सो ये अगर मैं देखूँ तो ये मुझे मिलता है अप्रॉक्सीमेटली
8 के आसपास, 8 इंटू 10⁻⁻⁷। अब देखते हैं ऐसा कुछ है कि आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर। तो जो 37 क्वेश्चन है, 37 का जो आंसर आ रहा है 77.6। यस, तो ये देखो आपको एक ऑप्शन वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो आएगा आपका, ये मीटर में है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 8000 एंगस्ट्रॉम। तो इसके पास वाली जो वैल्यू है आपके ऑप्शन में वो है 7734, यानी आपका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आ रहा है डी। देखो मैंने पूरा अप्रोक्सीमेशन से किया है, कैलकुलेशंस पूरे अप्रोक्सीमेटली किए हैं, और उससे एग्जैक्ट आंसर तो आपको मिलेगा नहीं, बट थोड़ा नज़दीक का आंसर आपको मिल जाएगा, जिससे आप गेस कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन है। प्रोवाइडेड गिवन ऑप्शंस शुड हैव लार्ज गैप इन बिटवीन। अगर ऑप्शन बहुत क्लोज है तो फिर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 जो है, कैल्शियम हैज़ मैक्सिमम पॉसिबल रेडिएशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। यानी क्या, कैल्शियम की जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो दी है। वर्डनीज बहुत ही आगे पीछे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल दिया है, बट कैल्शियम की जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो दी है 400 नैनोमीटर। इट्स वर्क फंक्शन इज, वापस से वही है हमारे, तो वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो अच्छा, ऑप्शंस किस में दिए हैं? देखो आपको ऑप्शन जो दिए हैं ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हैं, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई कितना है 400। सो 400 इंटू 10⁻⁹ ये हो जाएगा। ये जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इन जूल। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन करके क्या मिलता है हमें। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻26 और ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁹ जूल 5। तो मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। अभी जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ढूंढते हैं क्या करना है। तो 5 इंटू 10⁻⁹ जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ आपको मिलेगा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ से। तो देखो अब यार ये तो डिवीजन करनी पड़ेगी। तो 5 इज इक्वल टू 3 फिर 20 3.1 के आसपास आंसर आ रहा है। अब देखो आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो कौन से हैं, कैसे कैसे दिए हैं। सो 2, 3.1, 4.5, 1.8। देखते हैं मेरा कितना आ रहा है जब कैलकुलेशन 38। यस उतना ही लगभग आ रहा है। सो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन भी वही दिया है, वही मिल रहा है हमें। तो ऑप्शन है आपका बी, क्वेश्चन नंबर 38। आई होप ये आपको याद होगा ये कहाँ से आता है, ये भी हमने देखा है। ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वर्क फंक्शन। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 कुछ इस प्रकार से है। In photoelectric effect, the stopping potential for light of frequency n1 is v1. If light is replaced by another having frequency n2, then the stopping potential will be। मैंने बोर्ड पे थोड़ा सा ना शॉर्ट करके लिखा है। देखो क्या, in photoelectric effect stopping potential for frequency n1 is v1 and for frequency n2 it will be। तो शॉर्ट हो गया थोड़ा सा, बट anyway करना तो हमें एक ही है। तो कैसे करेंगे इसको, तो हमें पता है कि जो बेसिक इक्वेशन है एच म्यू इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड दैट्स वाई एच, अब मैं देखो एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस ई इंटू वी नॉट, ऐसा लिख सकता हूँ। तो जब मेरी फ्रीक्वेंसी n1 है,
HN1 इज इक्वल टू 5 प्लस E इंटू V1 एंड HN2 इज इक्वल टू 5 प्लस E इंटू V2। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा एक साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं माइनस अगर करता हूँ यहाँ पे, माइनस करने से क्या फ़ायदा होगा, ये वर्क फंक्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपके गिवन एक्सप्रेशन में वर्क फंक्शन दिया नहीं है। तो इससे मुझे मिलता ही है H कॉमन आ जाएगा, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो E कॉमन नहीं लेते, EV1 माइनस EV2। तो अगर मुझे यहाँ पे V2 चाहिए तो मैं इसे कैसे लिखूँगा अभी, EV2 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा और ये पूरी टर्म उधर जाएगी, EV1 माइनस H इंटू N1 माइनस N2। सो V2 इज इक्वल टू V1 माइनस H अपॉन E N1 माइनस N2। ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपके ऑप्शंस में है क्या? V1 माइनस H अपॉन E, वहाँ पे N2 माइनस N1 मुझे दिखाई दे रहा है जो कि मेरा नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन शायद नहीं है आपके पास। ठीक है, तो अब क्या करें, गिवन ऑप्शंस तो है नहीं, तो कुछ और कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, मैं फिर से, अभी मैंने पहले ये लिखा फिर ये लिखा ना, तो ये मैंने क्या किया, 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया। अब मैं उल्टा करके देखता हूँ, मैं इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ क्या मिलता है। देखो, सो HN2 इज इक्वल टू 5 प्लस EV2, HN1 इज इक्वल टू 5 प्लस EV1। सो फिर से माइनस 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 सब्ट्रैक्शन होगी, HN2 माइनस N1 इज इक्वल टू EV2 माइनस EV1। तो ये EV1 में इधर शिफ्ट करता हूँ, सो HN2 माइनस N1 प्लस EV1 इज इक्वल टू EV2। तो V2 क्या आ जाएगा, E से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा V1 प्लस H अपॉन E N2 माइनस N1। अब क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन है? यस, आपके पास ऐसा ऑप्शन है एंड दैट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो ऐसा नहीं है कि शायद ठीक है वह प्लस माइनस हो गया तो यहाँ पे इसको छोड़ दो, नहीं, आपको दोनों पॉसिबिलिटीज से इस तरह के क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि क्या पॉसिबल आंसर आ रहा है, यानी जो गिवन ऑप्शन में है वैसा आंसर आने के चांसेस है या नहीं है। और अगर ऐसे चांसेस है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसे एक बार फिर से करके देखो। पहले 1 माइनस 2 करके देखा, नहीं मिला, फिर हमने 2 माइनस 1 करके देखा तो हमें गिवन ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिल रहा है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रा अलर्ट रहे, सावधान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, मैंने यही लिख दिया, बाकी मिटाया नहीं मैंने। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। व्हेन इंसिडेंट वेवलेंथ इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, नहीं। व्हेन इंसिडेंट वेवलेंथ इज लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हाँ, क्योंकि वो इनवर्स में आता है। देखो आप इसमें अगर देखोगे, सो एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। सो यहाँ पे वेवलेंथ जितनी कम रहेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी। दैट मीन्स द वेवलेंथ शुड बी लेस दैन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर आपकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, अगर आपकी वेवलेंथ ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो आपकी जो फोटोन की एनर्जी है वो कम होती जाएगी। फोटोन की एनर्जी कम होगी, सो इलेक्ट्रॉन अगर वो, एंड इफ इट इज़ लेस दैन वर्क फंक्शन द इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट। दैट मीन्स व्हाट, कि आपकी जो वेवलेंथ है, दैट वेवलेंथ should be less than given threshold wavelength। ठीक है, ये है कंक्लूजन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन रुक जाओ, when incident frequency is greater than threshold frequency, ये भी तो करेक्ट ऑप्शन है। यस, सो बी एंड सी ये दोनों ऑप्शंस है, और लास्ट ऑप्शन जाने दो, कोई मतलब नहीं। एट एनी फ्रीक्वेंसी, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट एनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ शुड बी लेस दैन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि वाई इट शुड बी लेस दैन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा रहेगी तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मे नॉट कम आउट बिकॉज द फोटोन मे नॉट हैव एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन। और अगर आपकी एनर्जी लेस दैन वर्क फंक्शन है तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा।
सो ये थे कुछ 40 क्वेश्चंस मैंने बनाए थे आपके लिए क्लास वर्क के लिए, क्योंकि ये बहुत कम टॉपिक्स है इसमें, तो ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं बनते हैं, बट ये सारे के सारे टाइप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करो और ज़्यादा क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आपकी असाइनमेंट में। तो अभी के लिए ये चैप्टर जो है इसको हम फिनिश कर रहे हैं और अगले क्लास में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऐसा एक आपके सिलेबस में चैप्टर है, वो भी बहुत ईजी है, अच्छा है। कैलकुलेशंस उसमें भी इसी तरह के हैं, बट कोई बात नहीं, कर लेंगे उसे हम। लॉग टेबल की कैलकुलेशंस आप रेडी रखो, तब तक के लिए अभी आप प्रैक्टिस करो। आज के लिए बस इतना ही।